हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपके वाइफ के द्वारा आपके ऊपर 498A का यानी कि दहेज का झूठा केस किया जाता है तो आप कैसे इसमें बच सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है कि आपके ऊपर झूठा दहेज का केस या 498A का केस होता है तो बचने के स्टेप के बारे में बात हो रही है। अगर आप बेकसूर है, आपने कुछ किया नहीं है तो ये स्टेप आपके काम में आ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 498A की डेफिनेशन के बारे में। तो इंडियन पिनल कोड 498A में यह लिखा है कि अगर पति या पति के रिलेटिव्स के द्वारा पत्नी को शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना दी जाती है या फिर ऐसा काम किया जाता है जिससे उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित किया जाए या फिर उसे उकसाया जाए आत्महत्या के लिए या फिर उसे टॉर्चर किया जाए और यह पैसों की या फिर दहेज की मांग की जाती है या फिर ऐसा उसे शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, तो ऐसे मामलों में हस्बैंड और उसके रिलेटिव के ऊपर 498A का केस लग सकता है। अब ऐसा केस जब लगता है तो आपकी वाइफ यानी कि आपकी पत्नी है वो पुलिस स्टेशन यानी कि महिला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने जाएगी 498 के बारे में। जब वो 498A का केस दर्ज कराएगी तो पुलिस की पहली प्रायोरिटी होती है कि हस्बैंड को और उसके रिलेटिव को कॉल करके या फिर पर्सनली उसे बुलाते हैं पुलिस स्टेशन में। और बुलाने के बाद आपको जाना है, आपको घबराना नहीं है और वहाँ पे आपको अपनी बात रखनी है और आपको बताना है कि आपने जो भी सच्चाई है, जो भी बात है वो आपको रखनी है कि आपने ऐसा कोई मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना नहीं की है, ऐसा कोई जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद है। पुलिस दोनों की बात को सुनने के बाद पुलिस का पहला प्रायोरिटी ये रहता है कि आप दोनों के बीच में सुलह करवाई जाए। अगर किसी कारणवश पुलिस से ये सुलह नहीं हो पाती है और लगता है पुलिस को कि यहाँ पे सुलह नहीं हो रही है तो वो आपको मीडिएशन सेंटर में भेज देंगे और आपको एक डेट दी जाएगी कि आपको इस डेट को मीडिएशन सेंटर में जाना है और वहां पे आपके सुलह के लिए प्रयास किया जाएगा। वहां मीडिएशन सेंटर में थोड़े दिन के बाद जाने के बाद भी अगर आपकी सुलह नहीं हो पाती है तो आपकी वाइफ फिर से पुलिस स्टेशन जाएगी और 498A का केस आप पर दर्ज करा देगी यानी कि एफआईआर दर्ज करा देती है। अब जब आपके खिलाफ 498A का केस लग गया है, एफआईआर हो गई है, तो पुलिस आपको 41A की नोटिस भेजेगी। 41A की नोटिस क्या है? तो वो ये नोटिस होती है कि जब कोई बेलेबल ऑफेंस होता है और मामला यानी कि ऑफेंस गंभीर नहीं होता है तो पुलिस 41A की नोटिस भेजती है। नोटिस मिलने के बाद आपको पुलिस स्टेशन जाना है और अपनी बात रखनी है और उसमें आपको एक डेट दी जाएगी कि आपको इस डेट को पर्टिकुलर इस कोर्ट में आपको हाजिर होना है, तो आपको उस कोर्ट में हाजिर होके जमानत लेनी है। तो ये प्रोसेस रहता है। अगर आपके खिलाफ 498A की अगर एफआईआर होती है तो 41A की नोटिस आती है और रिसीव करने के बाद आपको तुरंत हाजिर होके जमानत ले लेनी है। लेकिन अगर आपकी वाइफ 498A के साथ साथ सेक्शन 323 और 406 का भी केस करती है तो आपके पास क्या ऑप्शन होता है, इसके बारे में बात करते हैं। अब 498A के साथ 323 और 406 कब लग सकती है? तो जब 323 यानी कि मारपीट का, जब आपने आपकी वाइफ को शारीरिक यानी कि मारपीट की होगी उसके साथ तो वो 323 लगाएगी, तो उसमें मेडिकल होता है। और अगर मेडिकल में अगर आपने मारपीट नहीं की तो मेडिकल में क्लियर आ जाएगा कि मारपीट नहीं की है तो वो ऑटोमेटिकली वो सेक्शन रिमूव हो जाएगी। और 406 है वो स्त्रीधन की कलम है कि अगर जो वो अपने साथ जो लाई थी स्त्रीधन वो आप नहीं दे रहे, आपने कहीं और यूज कर लिया है, तो आपको ऐसे में आपको उसकी जो स्त्रीधन की लिस्ट थी वो आपको लिस्ट पूरी देनी है और आपको पुलिस को बताना है कि सर ये पूरी स्त्रीधन की इसकी लिस्ट है और मैं ये सामान पूरा देने को तैयार हूँ, कृपया ये सामान लेने के बाद मुझ पर 406 का चार्ज हटा लिया जाए। यानी कि अगर ये ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर से
323 और 406 की चार्जेस हट जाएंगे और केवल रह जाएगा 498A का। तो वो तो उसमें तो आपको जमानत मिल जाएगी और अब पुलिस आपको बोल देगी कि आपको जमानत दे दी गई है और आप इस तारीख को कोर्ट में आ जाइए, तब आपका ट्रायल शुरू हो जाएगा। अगर आपको 41A का नोटिस मिलता है और आप उस पर कोई पालन नहीं करते हैं, आप उसे इग्नोर करते हैं, तो आप बहुत बड़ी दिक्कत में फंस सकते हैं, क्योंकि पुलिस के पास ये पावर है कि अगर आप 41A का नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हैं या फिर आप हाजिर नहीं होते हैं तो आपको अरेस्ट भी कर सकती है। तो जब भी आपको 41A का नोटिस मिले, आप तुरंत पुलिस स्टेशन जाके अपना जो भी है जवाब लिखवा लेना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन की बात करें कि अगर मान लीजिए कि आपकी वाइफ आपसे नाराज होकर या झगड़ा करके मायके चली गई है और वहां पे ही रह रही है कुछ टाइम से, और आपको ये अंदेशा हो गया है कि वो कभी भी 498A का केस कर सकती है, तो ऐसे में आपको हाई प्रायोरिटी देके आपको सेक्शन 9 की एप्लीकेशन कोर्ट में दायर कर देनी चाहिए। अब सेक्शन 9 की एप्लीकेशन क्या होती है? तो सेक्शन 9 की एप्लीकेशन ये होती है कि दाम्पत्य जीवन को पुनः स्थापित करना। अगर आप ये एप्लीकेशन के लिए आप किसी एडवोकेट या वकील की हेल्प ले सकते हैं और इस एप्लीकेशन को आपको कोर्ट में फाइल करना होता है। अब आपको इस एप्लीकेशन में क्या लिखना है? तो आपको पर्टिकुलर पहले तो ये डेट लिखनी है कि इस डेट को ये आपकी वाइफ मायके चली गई थी, इस रीजन से चली गई थी, इतनी छोटी बात थी या जो भी बातचीत है, जो भी डिटेल है वो आपको लिखना है कि ये कारण से वो रूठ कर चली गई है और वापस नहीं आ रही है और आप उसे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आप सेक्शन 9 का नोटिस एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। अब सेक्शन 9 की एप्लीकेशन फाइल करने के बाद उसका नोटिस है वो आपकी वाइफ के मायके के एड्रेस पे जाएगा, फिर वो रिसीव करेगी और वो जवाब देगी या फिर रिप्लाई नहीं भी कर सकती है। दोनों ही सिचुएशन में आपका एक स्ट्रॉन्ग बेनिफिट हो जाता है कि अगर वो जवाब नहीं देती है तो एक्स पार्टी हो जाता है, और जब वो रिसीव कर लेती है तो आपके पास एक प्रूफ हो जाता है कि इन फ्यूचर अगर आपकी वाइफ के द्वारा 498A या फिर दहेज का अगर वो केस करती है तो आप कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में आपकी ये एप्लीकेशन बता सकते हैं, आप ये प्रूव कर सकते हैं कि इस तारीख को यानी कि पर्टिकुलर डेट से तो वो आपके पास रहती ही नहीं थी और वो वहां पे अपने मायके चली गई थी और आपने तो अपने दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए उसे बुलाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं आ रही है। तो एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो जाता है कि आपके जो ऊपर जो 498 का एक केस लग रहा है या फिर वो फरियाद कर रही है, कंप्लेन कर रही है, वो बेबुनियाद है, वो झूठी है, एक आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन बन जाता है। अब एक और सिचुएशन की बात करें कि अगर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर झूठा 498A का केस और दहेज का केस लगा दिया है, FIR करा दी है और पुलिस आपकी बात नहीं मान रही है, तो ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शन है? तो ऐसे में आपको CRPC सेक्शन 438 के तहत एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन करनी चाहिए और कोर्ट से आपको एंटीसिपेटरी बेल ले लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको CRPC सेक्शन 482 के तहत हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगानी चाहिए। अब CRPC सेक्शन 482 के तहत अगर आपने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है तो इससे क्या होगा कि हाईकोर्ट आपकी एप्लीकेशन को देखकर पुलिस को ये निर्देश देगी कि इस मामले से जुड़ी सारी फाइलें लेके कोर्ट पे हाजिर हो। जब पुलिस इस मामले से जुड़ी सारी फाइलें लेकर कोर्ट में आएंगे तो हाई कोर्ट इस दोनों फाइलों को देखने के बाद पुलिस को ये निर्देश दे सकती है कि अगर ये व्यक्ति 498A के केस में सहयोग देने के लिए तैयार है तो आप इसे अरेस्ट नहीं करेंगे, यानी कि आपके खिलाफ जो अरेस्ट वारंट है वो रुक जाएगा। इसके साथ ही पुलिस को यह निर्देश भी देगी कि इस मामले में आप पूरी इंक्वायरी करें और रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करें और हाई कोर्ट आपको वहां से जो अरेस्ट वारंट है उसको भी स्टॉप कर देगा और आपको जमानत भी यानी कि बेल भी दे देगा। तो ये सारे प्रैक्टिकल तरीके थे कि अगर आपकी वाइफ के द्वारा आपके ऊपर 498A का दहेज का झूठा केस किया जाता है, कराया जाता है, FIR दर्ज कराई जाती है, झूठी FIR दर्ज कराई जाती है, तो आप किस तरीके से बच सकते हैं झूठे केस से। देखिए एक बात और भी बता दूं कि अगर आपकी वाइफ आपके ऊपर झूठा केस करती है तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि उस झूठे केस को झूठा साबित करना है। आपको आपकी वाइफ के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का भी केस नहीं करना है। अगर आपको केस करना है तो केवल सेक्शन 9 का ही केस कीजिए।
आपको आपकी वाइफ ने जो झूठे आरोप लगाए हैं उसे झूठा साबित करना ही आपकी प्रायोरिटी है, वही आपका प्रीफरेबल रहेगा। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी कि अगर वाइफ के द्वारा झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जाती है, झूठा दहेज का केस या 498 का झूठा केस कराया जाता है, तो किस तरीके से हम बच सकते हैं। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।